Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Welcome back to the Ranjit Kumar Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मिर्जा साहब जो को-फाउंडर हैं एंड CEO हैं इमिग्रेंट, और बड़ी ज़बरदस्त लाइन कहते हैं ये, एडवाइजरी टू राइटियसनेस। मतलब आप हमारे पास काम करने आए, हम आपको सिर्फ पैसे की नज़र से नहीं देखते। आपका अगर केस हो रहा होगा तो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे, जहाँ पर एम्बिग्विटीज़ होंगी या आपके पिटफॉल्स होंगे हम आपको ओपन डॉक्टर की तरह डायग्नोस करके बताएंगे क्या चीज़ें आपको करनी है। यकीन नहीं आता तो इनके जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन डीलिंग द बिजनेस एज वेल। सर, पहले आपने जो बात की थी, आपने जर्मनी की बात की, इटली की बात की, और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस था, स्कॉलरशिप पे ज़्यादा फोकस था। हाउ अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग द कंट्रीज जहाँ पर पेड स्टूडेंट जाएगा, पैसा पे करेगा, वो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? वहाँ पर स्टूडेंट किस तरह की, कैसे वीज़ा लेगा, कैसे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फर्स्टली आई विल बिगिन विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी वीज़ा की स्ट्रीम है उसको कहते हैं सब क्लास 500। इसके अंदर कोई भी स्टूडेंट जो है वो बैचलर्स या मास्टर्स के लिए स्टडी वीज़ा पे जा सकता है, और उसके बाद उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है 2 इयर्स का। तो ऑन एन एवरेज आप एक सेमेस्टर की 1 सेमेस्टर की फ़ी आप पे कर देते हैं, और जो आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने होते हैं वो एज ऑफ नाउ वो अराउंड 8 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। 8 मिलियन पाकिस्तानी, ठीक है जी। देन लेट्स कम टू कनाडा। Canada's study visa can be bifurcated into 2 categories. अच्छा, 8 मिलियन में मतलब जैसे आपने पीछे एक जर्मनी की बात की थी, क्लोज अकाउंट, क्या ये भी उसी तरह ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपको शो करना है, शो करने हैं? बिल्कुल सही। तो इसमें वो जो RF है, रनिंग फाइनेंस हम बैंक का लेते हैं, वो भी, या क्या वो भी हो सकता है। इट्स पॉसिबिलिटी, इट्स पॉसिबल। ठीक है जी, प्लीज प्रोसीड। कनाडा के अंदर जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ नोन एज SDS। SDS में ये होता है कि आपको एनुअल फ़ी, और वो एनुअल फ़ी वन गो में पे करनी होती है यूनिवर्सिटी को, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1 साल की लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करने होते हैं जो एस्टिमेटेड 20,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं। ठीक है। और इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अराउंड 6 मंथ्स है। और जो सेकंड कैटेगरी है वो नॉन SDS है, उसमें आपको सिर्फ 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होती है और बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। तो SDS और नॉन SDS में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पाकिस्तानी के लिए सिर्फ SDS में उनको स्टडी वीज़ा ग्रांट होता है, नॉन SDS में नहीं। सर, ऑस्ट्रेलिया इज डन, आपने कनाडा का भी बता दिया, और पाकिस्तानीज को मोस्टली SDS का वीज़ा मिलता है। हाउ अबाउट USA का कैसे वीज़ा मिलेगा? US में जो स्टडी वीज़ा उसको वो F1 वीज़ा कैटेगरी कहते हैं। इसमें सिनेरियो ये है कि आप यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट अपनी सबमिट करते हैं, और उसके अंदर आप एनुअल फ़ी प्लस लिविंग एक्सपेंसेस 1 साल के, ठीक है, वो आप उनको बैंक स्टेटमेंट में शो। तो अगर मैं आपसे पूछूं लम सम यानी कि एनुअल फ़ी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? लिविंग एक्सपेंसेस, सारी चीज़ जो फीस मतलब कलेक्टिव जो आपको अमाउंट शो करनी है वो मिनिमम 35,000 USD है। ठीक है, फॉर मास्टर्स, और बैचलर्स के लिए 42,000 USD है। ठीक है। तो मतलब 35,000 इज लम सम, मेरे ख्याल से आपका 1,90,00,000 तक अमाउंट बन जाएगी, सब कुछ मिला के। एब्सोल्युटली। हाउ अबाउट, अच्छा, इसमें एक और सिनेरियो भी है कि जो बैंक स्टेटमेंट है वो सिर्फ आपके ब्लड रिलेटिव्स तो शो कर ही सकते हैं, आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी शो कर सकते हैं। यस, ये एडिशनल है, अभी हुआ है या पहले से ये सही? ये है इस तरह का, लेकिन ये हर किसी को पता नहीं है। तो अगर आपके पास स्टूडेंट आए तो आप इस तरह की बातें ओपन करके बताते हैं, हम उनको ये भी बताते हैं कि पहले तो ये भी सिनेरियो था और अभी भी है कि आपका जब F1 वीज़ा आपको ग्रांट होगा ना, उसके बाद आपको 50% अपनी सेमेस्टर की फ़ी पे करनी है। लेकिन इन सर्टेन केसेस कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एप्लीकेशन के टाइम पे $2,000 या $4,000 फ़ी के ले लेती हैं। सही। तो इन कंट्रीज़ में पहली फीस तो चलो इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने किसी से उधार लिया होगा, घर की जो सेल्फ फंडिंग है वो ली होगी, उसके बाद स्टूडेंट कैसे सर्वाइव करेगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, देखिए वहाँ जाके शर्म तो होती नहीं, और जॉब्स ही करते हैं। कोई बात नहीं, और करते हैं, ऊबर ईट्स कर लेते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ है वहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप डिलीवरी कर सकते हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत हाईली पेड हैं, तो ऑस्ट्रेलिया स्पेशली कोई भी जाता है तो वो स्टूडेंट जो है सिक्योरिटी में ही अपनी जॉब को सर्च करता है कि वहाँ पे जॉब मिल जाए, तो वो अब इस तरह से अपनी वो फ़ी भी पे करता है और लिविंग एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हैं, और घर पे भी सेंड कर लेते हैं। बस बहुत ज़बरदस्त हो गया जी, एक्सेलेंट। हाउ अबाउट UK और न्यूजीलैंड? चलो न्यूजीलैंड को भी हम साइड करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, उसके क्या ख्याल है? यूनाइटेड किंगडम में ये है कि आपको 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होती है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो बैंक स्टेटमेंट जो आपको शो करनी है वो मिनिमम 5.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ होता है। ठीक है। और उसके साथ जो है ये वैसे 1 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। 1 मंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूँ कि
जो बैंक स्टेटमेंट है, आजकल के हालात को देखते हुए पीपल आर इन्वेस्टिंग इन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, या फिर वो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या ये भी चीज़ वैलिड है या सिर्फ बैंक जो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है उस पर पैसे होने चाहिए? होलिस्टिकली तो नहीं, हाँ। लेकिन पार्शियली आप वो प्रोविडेंट वो भी एक बैंक है, खा सकते, वो म्यूचुअल फंड भी बैंक के अंदर ही होता है, या फिर जिसको हम TDR कहते हैं, टर्म डिपॉजिट। वो असल में पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं एज एविडेंस, लेकिन आप उसको पार्शियली आप मतलब एक कॉम्बिनेशन शो कर सकते कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब यानी कि सिर्फ बैंक के लिए लोग घबराए नहीं, आपके पास जो मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है और आपकी सेल्फ है या कोई आपको पे करे वो आप शो कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन बिफोर एंडिंग दिस प्रोग्राम, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर स्टूडेंट को आइडिया ही नहीं है, वो बहुत ही नोविस है अपनी फील्ड के अंदर, तो क्या आप ये भी सजेशन देते हैं कि उस बच्चे को उसकी सलाहियत, उसका काम और उसकी मेंटालिटी या उसकी स्किल्स बेस को देखते हुए किसी कंट्री जाना चाहिए? क्या इस तरह की भी आप सलाह देते हैं? Obviously. या स्टूडेंट जो माइंड बना के वहीं आप उसको भेज रहे हो? ऑब्वियसली देखिए, उनको सारे स्टूडेंट्स को सारी क्लैरिटी नहीं होती, उनकी इतनी वेल वर्स्ड या वेल रिसर्च्ड वो नहीं होते थे। तो एक स्टडी काउंसलर का काम ही है कि उनको वो रॉबस्ट किस्म की जो है वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करेगा, कौन से कंट्री जाना उनकी ज़्यादा बेनिफिशियल है, कहाँ पे उनको PR ग्रांट हो सकती है, प्रॉस्पेक्ट्स क्या है PR के, और एक्सपेंसेस क्या हैं अकोमोडेशन के, तो सारी चीज़ कॉम्प्रिहेंसिवली बतानी पड़ती है। बिल्कुल सही है। So thank you very much for answering the question regarding visa. Student visa, स्टूडेंट किस किस वीज़ा पे जाएं, कौन कौन से ममालिक में जाएं। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, मज़ीद हम बात करते हैं आपसे स्किल्ड इमिग्रेशन के हवाले से, स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं वो कैसे इमिग्रेशन को अप्लाई करें, और आपसे अगर वो ट्राई करते हैं या आपके पास आते हैं, आप कंसल्टेशन लेते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। वेलकम टू द रंजीत कुमार शो पॉडकास्ट। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली।